गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने जूरिस्प्रूडेंस की क्लास में पहले जॉन ऑस्टिन की थ्योरी पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे जॉन ऑस्टिन की उस थ्योरी में ऐसी क्या आलोचना है, ऐसा कुछ सिद्धांत उसमें निहित नहीं है, उसकी हम आज बात करेंगे। हमने पढ़ा था जॉन ऑस्टिन का कंसेप्ट क्या है विधि के बारे में। जॉन ऑस्टिन कहते हैं लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय द सैंक्शन, यानी कि संप्रभुता के पीछे क्या है, शासिती निहित है, सैंक्शन निहित है। यदि सॉवरेन की कमांड का अनुपालन नहीं किया जाता तो आपको पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी, अनुशासिती भुगतनी पड़ेगी। जो सॉवरेन ने कह दिया वही बात क्या मानी जाएगी, विधि मानी जाएगी, वही लॉ होगा, वही रूल होगा, वही रेगुलेशन होगा। ये जॉन ऑस्टिन की थ्योरी है। हमने 3 कंसेप्ट भी पढ़े थे इसकी डेफिनेशन से कि सॉवरेन, कमांड और सैंक्शन 3 पार्ट किए थे डेफिनेशन के आधार पर कि सॉवरेन कौन है जिसमें सारी पावर है, कमांड जो कौन दे रहा है, सॉवरेन दे रहा है, और सैंक्शन जिसका पालन नहीं किया जाता है तो आपको किसी न किसी रूप में अनुशासनात्मक पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। ये सिद्धांत कहाँ तक एप्लीकेबल है, क्या किन किन कंसेप्ट पे लागू हो रहा है या किन पर एप्लीकेबल नहीं है, आज हम बात करेंगे डीमेरिट्स की ऑस्टिन थ्योरी की, या हम कह सकते हैं उसकी आलोचना की जा रही है। किसकी? जॉन ऑस्टिन की, उसके कंसेप्ट की। जॉन ऑस्टिन की नहीं, जॉन ऑस्टिन के कंसेप्ट की आलोचना की जा रही है कि इन कंसेप्ट पर जॉन ऑस्टिन का सिद्धांत खरा नहीं उतरता है। पहली बात किसकी हो रही है, प्रथाओं की और अभिसमयों की। ऑस्टिन क्या कर रहा है, कस्टम्स का और कन्वेंशन का, यानी कि अभिसमयों की क्या करता है, अवहेलना करता है। हमने ऑस्टिन का सिद्धांत पढ़ा है। ऑस्टिन ने हमने देखा कहीं पे कि किसी कस्टम को माना है, किसी प्रथा को माना है, वो किसी भी रूढ़ि और प्रथा को नहीं मानता है। लेकिन यदि व्यवहार में हम देखें या आज की स्थिति में देखें या चाहे पुरातन काल में देखें, रूढ़ियों का हमेशा ही प्रभाव रहा है, क्योंकि रूढ़ियाँ क्या करती है, लोगों के आचरण को विनियमित करती है, जन सामान्य को रिफ्लेक्ट करती है। और कभी कभी राज्य भी क्या करता है, जब लॉ बनाता है तो कुछ कस्टम ऐसे हैं जिनको क्या कर दिया जाता है, कोडिफाई कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें किसके बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 क्या कहता है, सप्तपदी। तो सप्तपदी कहाँ से आएगी, क्या थी, प्रकार की प्रथा थी कि विवाह कब माना जाएगा, जब 7 पदार्थ चल दिए जाते हैं। जब कोई भी रूढ़ी क्या होती है, सभी एप्लीकेबल को पूरा करती है, कि निरंतर भी है, युक्त भी है, प्राचीन भी है, और लोग क्या कर रहे हैं, बिना किसी दबाव के उसका यूज कर रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मुख्य बात यह कि वह किसी भी प्रकार के अधिकार के उल्लंघन नहीं करती है, जो अभी जो विधि चल रही है उससे क्या अनुरूप है। तो ऐसी रूढ़ियाँ क्या बन जाती है, लॉ बन जाती है। लेकिन यदि बुरी प्रथा है, कुप्रथा है, तो उनको समाप्त भी किया जाता है। लेकिन रूढ़ियों की पूर्णतः अपेक्षा किया जाना कहीं पर भी अव्यवहारिक नहीं है। तो इस बात पर ऑस्टिन की आलोचना की गई थी थ्योरी की कि वो रूढ़ियों की क्या करता है, पूर्णतः अपेक्षा करता है, लेकिन यह सही नहीं है। यदि हम विवाह की बात करें, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन की क्या करता है, 5 की यदि हम बात करते हैं, वो क्या करता है कि एक किसी भी प्रकार का कोई भी जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम पहले की बात करें प्राचीन काल की, तो एक राजा कितनी भी शादी कर सकता था, कितनी भी रानियां रख सकता था। लेकिन यह क्या है, प्रथा सही नहीं है, तो इस प्रथा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। तो समय समय पर रूढ़ी और अभिसमय जो भी है उनको हमेशा व्यवहार में लाना चाहिए, लेकिन जॉन ऑस्टिन ये बात नहीं मानता है। सेकेंडली बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में भी क्या की गई, ऑस्टिन की आलोचना की गई है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय विधि है या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कुछ जो भी ज्यूरिस्ट है, विधि शास्त्री है, वो तो उसको विधि मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। यदि मानते कौन है तो हम बात करते हैं ओपेनहाइमर है, स्टोर्क है, कैल्सन है, वो तो क्या मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि है। लेकिन ऑस्टिन क्या मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि नहीं है। इसका कारण क्या है, एक सैंक्शन, क्योंकि वो सर्वा किसको मानते हैं, अनुशासित को मानते हैं। ऑस्टिन कहते हैं कि अनुशासित नहीं है, वहां पर विधि भी नहीं होगी। अनुशासित नहीं पाई जाती है तो किस प्रकार की विधि है, तो इस बात को वह नहीं मानते हैं। लेकिन जो स्टोर्क है, कैल्सन है, ओपेनहाइमर, वो कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत भी क्या है, किसी भी प्रकार की अनुशासित की व्यवस्था है। जैसे यदि हम पैक्टा सट सर्वेंडा की बात करते हैं, पैक्टा सट सर्वेंडा क्या एक प्रकार की संधि बनाई गई है। राष्ट्रों के अंतर्गत जो भी व्यवहार होते हैं वो किसी रेगुलेट होते हैं, हमेशा अंतर्राष्ट्रीय
विधि से रेगुलेट होते हैं। तो ये कहते हैं ऐसे प्रकार की संधि बनाई गई जिसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो किसी न किसी प्रकार की शास्ति का प्रावधान होता है। फिर हम बात करें युद्ध भी क्या है, एक प्रकार की अनुशासन। यदि आप किसी के राष्ट्र का संधियों का पालन नहीं किया जा रहा तो क्या चले जाते हैं, युद्ध की तरफ चले जाते हैं। फिर नाकाबंदी की बात करें तो नाकाबंदी भी क्या है, इस प्रकार का एक प्रावधान है, चाहे जनराय हो, जन लोकमत हो, तो आदि क्या है, सारे क्या है, एक प्रकार के अनुशासित के ही रूप है। ठीक है, तो क्या हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि है तो अंतर्राष्ट्रीय विधि क्षेत्र में ऑस्टिन की आलोचना इस आधार पर की गई क्योंकि वो उसको विधि नहीं मानते थे। अब बात आती है थर्ड, नैतिक मूल्यों की, जो मॉरल कंसेप्ट है, मॉरल वैल्यूज है, उसकी उसने अवहेलना की है। यदि हम सामान्य देखें मानव होने के नाते तो नैतिकता हमारा क्या एक परम धर्म होना चाहिए। नैतिकता हर व्यक्ति में निहित होनी चाहिए। यदि व्यक्ति में नैतिकता है वो कहाँ पर आएगी, विधि के अंतर्गत आएगी। लेकिन ऑस्टिन क्या कह रहा है कि नैतिकता का कोई भी स्थान नहीं है विधि में, तो यह बात सत्य नहीं है। यदि हम गोल्डन रूल की बात करें इसके अंतर्गत तो गोल्डन रूल क्या कहता है कि यदि हम नैतिकता को निकाल देंगे, मानवता को निकाल देंगे तो कैसा हो जाएगा, जैसे बिना प्राण के शरीर के हड्डियों और मांस का एक ढांचा हो जाता है, वैसे ही क्या हो जाएगा, यदि नैतिकता को निकाल दिया जाए तो विधि भी क्या हो जाएगी, इस तरह से एक खोखली विधि हो जाएगी। तो नैतिकता की जो अवधारणा है वो हमेशा विधि में कंसेप्ट में रहनी चाहिए। तो इस आधार पर भी क्या हो गई, इसकी आलोचना की गई थी कि यह बात व्यवहारिक नहीं है। फिर फोर्थ नंबर पर आता है कि ऑस्टिन का सिद्धांत और बंदूकधारी की संकल्पना। जो जूलियस स्टोन है वह क्या कहते हैं कि यदि हम एक फिल्म की तरह देखें या एक दिमाग में एक छवि यदि हम सेट करते हैं तो उसके अंतर्गत क्या लगता है कि ऑस्टिन का सिद्धांत एक गनमैन की तरह लगता है कि एक व्यक्ति क्या है, गन लेके खड़ा है और वह क्या कह रहा है कि करो या मरो, इस सिद्धांत का पालन करो। जो सॉवरेन कहता है उसके कमांड के निर्देशों की पालना करो। यदि निर्देशों की पालना नहीं की जाती है तो आपको अनुशासित भुगतनी पड़ेगी, वो फाइन हो, चाहे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो या कुछ भी ऐसा हो जिससे क्या हो, पेनल्टी के अंतर्गत आती हो आपको भुगतनी पड़ेगी। तो क्या कह रहे हैं, गनमैन की तरह एक प्रकार की कोई भी व्यवस्था उसको यह नहीं लगती। तो ये क्या मानता है कि गनमैन की कंसेप्ट एक बंदूकधारी की संकल्पना और संप्रभुता का जो कंसेप्ट है लॉ का, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं और यह बात सही भी है। फिर बात आती है विशेषाधिकार प्रदान करने वाली विधियां, जो प्रिविलेज प्रदान करती है हमें विधियां, जैसे कि राइट टू वोट, हमें वोट देने का अधिकार। सबसे पहले प्रिविलेज का मीन्स क्या है कि जो हमें विशेष अधिकार प्रदान करती है। एक तो यह है कि हमें सामान्य अधिकार प्राप्त है, फंडामेंटल राइट प्राप्त है, जैसे हमें राइट टू इक्वलिटी का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है, लाइफ और लिबर्टी का अधिकार है, सब अधिकार है हमें, इस प्रकार के फंडामेंटल राइट हमें प्राप्त है। लेकिन कुछ समय क्या प्रिविलेज अधिकार प्रदान विशेषाधिकार है जिसके अंतर्गत राइट टू वोट, हमें वोट देने का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम सरकार बना सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। राइट टू वोट का अधिकार है, राइट टू कॉन्ट्रैक्ट का अधिकार है, यानी कि हमें संविदा करने का अधिकार, हमें संविदा किससे करनी है, किस व्यक्ति से करनी है, तो हम खुद डिसाइड करेंगे किस प्रकार का बिजनेस करना है, कौन पार्टनर होने चाहिए, उसके अंतर्गत क्या पूंजी होनी चाहिए, क्या अधिकार दायित्व होने चाहिए। तो ये क्या होगा, प्रिविलेज प्रदान करने वाले अधिकार है, चाहे गिल्स एक्ट हो, ऐसे बहुत सारे अधिकार हमें दिए गए हैं जो में विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। तो यदि ऑस्टिन का कंसेप्ट देखें तो इस प्रकार की कोई भी ऐसी विधि की व्यवस्था उसके अंतर्गत अधिकारों की व्यवस्था नहीं दी गई, तो ये बात यहाँ पर अव्यवहारिक लगती है। फिर बात आती है संप्रभुता के बारे में ऑस्टिन की अव्यवहारिक अवधारणा। यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, वर्तमान में क्या है कि हम सभी व्यक्तियों को, नागरिकों को क्या दिए गए, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। और हम बात करते हैं कि संप्रभुता किसमें निहित है, ऑस्टिन की संप्रभुता तो किसमें निहित है, सॉवरेनिटी उसमें ही निहित है। संप्रभु ने जो कह दिया वही विधि बन गई। लेकिन हम ये फिलहाल की बात करें तो हमारी क्या बात आती है कि संप्रभुता हम भारत के लोगों में निहित है, विद द पीपुल ऑफ इंडिया। किसमें निहित है संप्रभुता, भाई हम भारत के लोगों में संप्रभुता निहित है। तो ये ऑस्टिन की अभी जो आज के कंसेप्ट में धारणा अव्यवहारिक लगती है। वेस्ट बंगाल के मामले में क्या कर दिया गया था, ये स्पष्ट कर दिया गया था कि जो संप्रभुता है किसमें निहित है,
वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोगों में संप्रभुता निहित है, न कि किसी संप्रभुता धारी में या किसी भी प्रकार के किसी अन्य व्यक्ति में निहित है। तो यह कंसेप्ट भी आज जो परिप्रेक्ष्य में अव्यवहारिक है। फिर बात आती है 7 नंबर पर, इग्नोरेंस ऑफ जज मेकिंग लॉ। न्यायाधीशों द्वारा निर्मित विधि को भी वह नहीं मानता है, लेकिन न्यायाधीश क्या करते हैं, हमेशा समता, न्याय और सद्विवेक के आधार पर या नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करते हैं। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं उनको मानते हैं कि लोकस स्टैंडाई है, दूसरे को सुनने का अधिकार है, किसी के अधिकारों का हनन नहीं करना। और यहाँ तक कि न्यायाधीशों ने ऐसे बहुत बड़े डिसीजन दिए हैं, बहुत ऐसे कंसेप्ट दिए हैं जिससे क्या होता है, जन उद्धार होता है, जन सामान्य में एक न्याय की क्या करती है, भावना बढ़ती है। जैसे यदि हम PIL की बात करें तो PIL जनहित याचिका है, वो किसके द्वारा, एक न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया एक नियम है। तो न्यायाधीश क्या करते हैं, विधि के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वह क्या है, सर्वे सर्वा कौन होता है, अपना सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि पहले भी देखा जाए तो ऑस्टिन की जो कंसेप्ट है पॉजिटिव थ्योरी का, कमांड और सैंक्शन का, यह एप्लीकेबल नहीं है, यह अव्यवहारिक लगता है। तो हमने देख लिया कि जॉन ऑस्टिन की थ्योरी पढ़ ली, पॉजिटिव लॉ थ्योरी पढ़ ली, उसके कमांड क्या कहते हैं, उसके क्या रूल हैं, यानी कि जॉन ऑस्टिन का बहुत बड़ा प्रभाव है विधि के संबंध में। लेकिन कुछ बातें क्या होती है, किसी कंसेप्ट की सही नहीं होती है, सर कोई भी पूरा कंसेप्ट सही नहीं होता है। तो ये क्या कुछ ऐसे आधार है जिनके आधार पर ऑस्टिन की आलोचना की गई थी। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे ऑस्टिन से जो आगे है केल्सन के बारे में। केल्सन भी क्या है, एनालिटिकल स्कूल की ही प्रणेता है। इसके आगे का जो है, जैसे कोई भी जुरिस्ट क्या करता है, आगे से आगे उसका डिको श्रृंखला को बढ़ाता है। तो जॉन ऑस्टिन के बाद में आएगा नाम केल्सन का, तो हम केल्सन के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी तक के लिए थैंक यू।